नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज के समय में शिक्षा और इतिहास को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। एनसीईआरटी की किताबों में आखिर क्यों हो रहे ये बदलाव? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक कदम है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? इस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने जल विवाद का भी हिस्सा है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर करारा झटका दिया है। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। वो मुद्दा है प्रिंसिपल मैडम इन्हें पढ़ने दो। यह एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। एक तरफ हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, डिजिटल क्लासरूम की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे बच्चों से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जो उनकी सुरक्षा और गरिमा दोनों के खिलाफ हैं। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे नंबर की जो हर उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो हाईवे पर गाड़ी चलाता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ जाए, तो आप क्या करेंगे? हाईवे पर ऐसी स्थिति में अक्सर लोग घबरा जाते हैं क्योंकि दूर दूर तक कोई मदद नहीं मिलती। ऐसी मुश्किल घड़ी में आपकी मदद के लिए एक नंबर हमेशा मौजूद है। यह नंबर एक ऑल इन वन सर्विस की तरह काम करता है जो आपकी हर समस्या का समाधान मिनटों में कर सकता है। तो हम आगे बताएंगे कि आखिर यह जादुई नंबर कौन सा है। केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास से जुड़े कुछ अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को बढ़ावा देने और अपनी हिंदू विचारधारा को थोपने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन बदलावों का बचाव करते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि एक परिवार और एक समूह ने अपनी सुविधा के हिसाब से इतिहास को दिखाने का षड्यंत्र रचा। इसकी शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ही कर दी थी। मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि अगर भारत को लंबे समय तक गुलाम रखना है तो उसकी शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से खत्म करना होगा और उसके इतिहास को भुला देना होगा। प्रधान ने कहा कि इतिहास भविष्य का रास्ता दिखाता है और हम अभी तक उसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार अकबर द ग्रेट जैसे अध्यायों को बदल रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या हम सिर्फ एक ही दृष्टिकोण से इतिहास को देखेंगे। उन्होंने कई ऐसे वीर योद्धाओं और शहीदों का जिक्र किया जिन्हें अभी तक हमारी किताबों में जगह नहीं मिली थी। उन्होंने राजा सुहेलदेव, बालक बाजी राउत और गुरुपुत्रों की शहादत का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या उनका इतिहास हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्रधान ने जोर देकर कहा कि ये कोई बीजेपी संघ की विचारधारा नहीं बल्कि देश का सच्चा इतिहास है। विपक्षी नेताओं ने जब पूछा कि क्या अकबर एक क्रूर शासक थे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को इतिहास का तथ्य बताया। उन्होंने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ को किसी मुगल शासक ने तबाह नहीं किया था? क्या मूल भारतीयों पर उत्पीड़न नहीं हुए थे? प्रधान ने कहा कि ये सभी ऐतिहासिक प्रमाण और तथ्य हैं, लेकिन अगर विपक्ष काला चश्मा पहनना पसंद करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये बदलाव भारत की आत्मा से जुड़े हैं और इन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी के दावे पर सवाल उठाया गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सिर्फ भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1000 सालों में भारत ने बहुत कुछ पाया और खोया है, लेकिन भारत की सभ्यता और विरासत कभी खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम किसी को भुलाना या अनदेखा नहीं करना चाहते, बल्कि सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री ने से पूछा गया कि क्या सरकार अपनी वाहवाही के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे चैप्टर्स को किताबों में शामिल करना चाहती है। इस पर प्रधान ने कहा कि कुछ लोग विचित्र प्रकार की आत्मविस्मृति की स्थिति में जा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत का पक्ष रखने आए हैं। भारतीय सेना का गौरव और उनकी पराकाष्ठा क्या हमारे लिए प्रेरणा का विषय नहीं है? उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी मानसिकता एक परिवार का महिमा मंडित करने तक ही सीमित है, जबकि देश अब इससे बाहर निकलकर
गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक तरफ जहां सरकार इसे इतिहास को सही तरीके से पेश करने की कोशिश बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अपनी विचारधारा थोपने का आरोप लगा रहा है। यह बहस अभी भी जारी है और इसका भविष्य क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब आपको बताते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट के एक विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। अब इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम क्या है, चलिए समझते हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के स्वालकोट में 1856 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह परियोजना चिनाब नदी पर बनेगी। यह परियोजना दशकों से ठंडे बस्ते में थी क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस पर आपत्तियां जताता रहा है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन यानी NHPC ने इस परियोजना के लिए ई टेंडर जारी किया है। इसकी अंतिम तारीख 10 सितंबर है। यह परियोजना जम्मू और श्रीनगर से करीब 120-130 किलोमीटर दूर रामबन जिले के सिद्धू गांव में बनेगी। भारत के इस कदम को सीधे तौर पर 1960 की सिंधु जल संधि से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ इस संधि को स्थगित कर दिया था। यह परियोजना सिंधु नदी के पानी के अधिकतम इस्तेमाल की दिशा में भारत का एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने हाल ही में संसद में सिंधु जल संधि की कड़ी आलोचना करते हुए ऐसे कई मायनों में अद्वितीय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई और संधि नहीं हो सकती जिससे एक देश अपने क्षेत्र से बहने वाली नदी के पानी पर अपना अधिकार छोड़े बिना सारा पानी दूसरे देश को दे दे। एस जयशंकर ने इस संधि को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक पुराने बयान को भी उद्धृत किया। नेहरू ने तब कहा था कि यह संधि पाकिस्तानी पंजाब के हित में है। जयशंकर ने कहा कि नेहरू ने अपने बयान में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या गुजरात के किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके और जल संधि को स्थगित करके जवाहरलाल नेहरू की इस पुरानी गलती को सुधारने का काम किया है। पाकिस्तान का तर्क रहा है कि भारत की इस तरह की परियोजनाओं से सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को रोक सकता है, जिससे उसके कृषि और जल संसाधनों को नुकसान होगा। हालांकि भारत हमेशा से यह स्पष्ट करता आया है कि वह संधि के नियमों का पालन कर रहा है और इन परियोजनाओं का उद्देश्य सिर्फ बिजली उत्पादन है, न कि पानी के प्रवाह को रोकना। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के साथ जल विवाद और गहरा सकता है। पाकिस्तान इस पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपत्ति जता सकता है। हालांकि भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह अपनी ऊर्जा और जल सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। यह परियोजना न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रोजगार और विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगी। तो चिनाब नदी पर बनने वाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की पूरी कहानी का यह एक ऐसा कदम है जो भारत की कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब बात करते हैं यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने हंगामा खड़ा कर दिया है। यहाँ के अनूप शहर क्षेत्र में रोरा गांव के एक परिषदीय स्कूल के बच्चों से चौंकाने वाला काम करवाया जा रहा है। इस वीडियो में एक छात्र साइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर जाता दिख रहा है। जब गांव के एक व्यक्ति ने बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि उसे स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने यह काम करने को कहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह इस स्कूल में पहली बार नहीं हुआ है। सिर्फ 7 महीने पहले इसी स्कूल के 4 बच्चों का एक और वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में ये बच्चे मिड डे मील के राशन से भरी बोरियां ढोते हुए दिख रहे थे। यानी एक ही स्कूल में बच्चों से श्रम करवाने की यह दूसरी घटना है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या इन बच्चों को सिर्फ स्कूल का मजदूर बना दिया गया है?
क्या इनकी शिक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं? जब 7 महीने पहले राशन की बोरियां ढोने का वीडियो वायरल हुआ था, तब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। लेकिन लगता है कि उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि अब यह नई घटना सामने आ गई है। इस नए वीडियो के बाद एसडीएम ने कहा है कि यह मामला उनके संज्ञान में आ गया है। उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को जल्द से जल्द जांच करने और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है कि क्या हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कोई नियम नहीं है? क्या बच्चों से मजदूरी करवाना शिक्षा का हिस्सा है? क्या उन शिक्षकों और प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी जो बच्चों से ऐसे काम करवा रहे हैं? क्या बच्चों की जान को जोखिम में डालकर गैस सिलेंडर ढुलवाना सही है? क्या यही है हमारा शिक्षा का भविष्य? यह वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक चेतावनी है जो हमें बताती है कि अगर हम बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा भविष्य भी इसी तरह बोझ से दबा रहेगा। अब देखना यह होगा कि इस बार अधिकारियों की जांच का क्या नतीजा निकलता है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या फिर नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई आपको हाईवे पर कोई समस्या आ जाए तो बस अपने फोन से एक नंबर डायल करें और वो नंबर है 1033। यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI का 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। यह नंबर दिन हो या रात किसी भी इमरजेंसी में आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। यह नंबर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई तरह की सेवाएं देता है। तो अब जैसे कि कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं इस नंबर पर, वो आपको बताते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो गया है या फिर गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई है। ऐसे में आप 1033 पर कॉल करके अपनी लोकेशन बता सकते हैं। थोड़ी देर में एक टीम आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी और आपको पेट्रोल या डीजल मुहैया कराएगी ताकि आप नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंच सकें। अगर रास्ते में किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो इस नंबर पर कॉल करते ही तुरंत एक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। यह एम्बुलेंस आपको प्राथमिक उपचार देगी और जरूरत पड़ने पर पास के अस्पताल तक भी पहुंचा देगी। अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी खराबी आ गई है जिसे मौके पर ठीक नहीं किया जा सकता तो यह नंबर आपकी गाड़ी को टो करवाने में भी मदद करता है। यह कॉल पर टो व्हीकल आपकी लोकेशन पर पहुंच जाएगा। यह नंबर सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही नहीं है। अगर आपको फास्टैग से जुड़ी कोई परेशानी हो, सड़क पर कोई गड्ढा हो या लाइट खराब होने की शिकायत करनी हो तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्यों जरूरी है यह नंबर। हाईवे पर अक्सर रिहायशी इलाके और दुकानों की कमी होती है जिससे मदद मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 1033 नंबर किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। यह आपकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करता है। इस नंबर पर कॉल करने से आपको तुरंत और भरोसेमंद मदद मिल जाती है जिससे आप तनावपूर्ण स्थिति से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप हाईवे पर निकलें तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में 1033 को सेव करना ना भूलें। यह एक नंबर मुश्किल समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आप देख रहे थे आईना सच का। मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ और हमारी मुलाकात होगी आपसे फिर अगले हफ्ते। हमारी कोशिश है कि आप तक सच पहुंचे ताकि आप सुरक्षित रहें और सावधान रहें। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, संबंधों को समय और सम्मान दीजिए क्योंकि ये किताबों की तरह होते हैं जो एक बार फट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। नमस्कार।